आज जो विचारक हम पढ़ेंगे वो है सेंट टॉमस एक्विनास। मध्य युग का एक विचारक था जिसे मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका सामान्य परिचय। एक्विनास का जन्म कुछ लोगों के अनुसार, व्यक्तियों के अनुसार 1225 और कुछ के अनुसार 1227 ईस्वी में इटली के नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर में हुआ था और इनके गुरु थे अल्बर्ट महान, जिनके साथ रहकर एक्विनास ने 4 वर्षों तक गहन अध्ययन किया था। और एक्विनास ने अरस्तु की राजनीति और उसके तर्कशास्त्र का गहरा रूप से अध्ययन किया था और ईसाई मत का एक बहुत बड़ा प्रचारक था। ये एक मध्य युग का विचारक था। तो जैसे पहले मैंने बताया कि धर्म डोमिनेट करता था मध्य युग में। धर्म से रिलेटेड जो ईसाईयत है उससे रिलेटेड इसके विचार है ज़्यादातर, और कुछ इसने ईसाईयत को राज्य से अलग करने का विचार भी दिया, इसलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो उसकी अध्ययन पद्धति कौन सी थी। टॉमस एक्विनास की अध्ययन पद्धति थी समन्वयात्मक और सकारात्मक, अर्थात कि दो कोई संघर्षरत चीज़ों में समन्वय स्थापित करना और एक पॉजिटिव वे पर पहुंचकर अपना निष्कर्ष देना। तो उसने अपने कोई रचनात्मक कार्य करना चाहता था, इसीलिए उसने पॉलिटिक्स का सूक्ष्म अध्ययन किया। अरस्तु की जो बुक थी पॉलिस्टो की, उसका सूक्ष्म अध्ययन करके एक ग्रंथ की रचना की थी, कमेंट्रीज ऑन पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल। स्लाइड में इसमें नहीं आ रहा होगा, बुक का नाम है कमेंट्रीज ऑन पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल। उसके अलावा भी उसने बहुत सी रचनाएं लिखी थी, जिसमें मुख्य रूप से है सुमा थियोलॉजिका, सेकंड है द रूल्स ऑफ प्रिंसेज, थर्ड है द सुमा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स। इन रचनाओं में एक्विनास ने राज्य की प्रकृति, उसके क्या कार्य होने चाहिए, कानून कैसा होना चाहिए इत्यादि विषय के बारे में विस्तार रूप से लिखा था कि इनके बारे में क्या क्या विचार होता चाहिए। तो अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे उसका राजनीतिक विचार है, वह उसका राज्य संबंधी विचार। टॉमस एक्विनास का उसने राज्य के बारे में क्या विचार दिया था कि राज्य कैसा होना चाहिए, कौन कैसा बना है वो, तो इस बारे में उसके विचार है। तो पहली बात तो ये कि मध्य युग में एक धारणा चलती थी कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है, मनुष्य के जो पाप किया उसका विनाश करने के लिए, मत्स्य न्याय जैसा आप मनु में पढ़ोगे। तो एक्विनास ने बोला कि नहीं, राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई है, प्राकृतिक संस्था है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और समाज की उपयोगी संस्था है जो समाज के लिए काम करती है। नेक्स्ट उसने बोला कि राज्य इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वह मनुष्य की बुराइयों को देखता है, बल्कि इसलिए ज़रूरी है कि राज्य के भीतर रहकर ही मनुष्य अपना पूर्ण रूप से विकास कर सकता है। राज्य के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यही बात अरस्तु ने बोली थी कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है वह या तो पशु समान है या देवता होता है। तो इस प्रकार उसने ये बोला। सेम इसी के विचार का हमें देखने को मिलेगा एक्विनास में अरस्तु के। तो ये नेक्स्ट इसने राज्य के बारे में बोला कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, स्वाभाविक संस्था है कि ये तो होगी जहाँ पर मनुष्य रहेगा, और मनुष्य होगा तो राज्य का अस्तित्व अपना आप ही होगा, क्योंकि मनुष्य की भलाई के लिए और मनुष्य अपना विकास राज्य में रहकर ही कर सकता है। इसलिए राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। नेक्स्ट जो उसने बताया कि राज्य के कार्य क्या है, जो पहले तो बताया कि राज्य की उत्पत्ति क्या है और राज्य क्यों है अस्तित्व में, ये बताया। नेक्स्ट उसने बताया कि राज्य के क्या काम होने चाहिए। उस समय जो मुख्य रूप से राज्य चलते थे उन यूरोप में आप देखोगे यूनानी, रोमन, ईसाई धर्म के विचारों का अध्ययन करके उसने राज्य के कार्यों का निर्धारण किया था। इन सब का एक समन्वयात्मक, जैसा पढ़ा कि समन्वयात्मक शैली थी उसकी, इन सब का करके उसने समन्वय करके राज्य का सिद्धांत दिया, राज्य के कार्य का भी उसने बताया। एक्विनास कहता है कि राजपद या राजा एक ऐसा कार्य है जो समाज के लिए होता है, संपूर्ण समाज की भलाई के लिए होता है। राज्य का काम है समाज की भलाई करना एक तो, और सामाजिक हित देने में ही
शासक की भलाई है या राजा की भलाई है। और शासक अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त करता है, ये बात इसने बोला है कि शासक अपनी शक्ति ईश्वर से प्राप्त करता है और वो अपनी शक्ति का प्रयोग किस लिए करता है, सामाजिक हित में। तो ईश्वर से अपनी शक्ति प्राप्त करता है तो शासन का उद्देश्य बड़ा ही नैतिक होता है और ऊंचा होता है। और उसका काम क्या है कि राज्य के प्रत्येक वर्ग को ऐसी कंडीशन में ला देना ताकि वह सुखी और सद्गुणी जीवन यापन कर सके। और नेक्स्ट जो वो कहता है कि राज्य को प्रजाजनों के उत्तम जीवन बिताने की परिस्थितियां उत्पन्न करने और राज्य में एकता और शांति बनाए रखने के लिए कार्य करना चाहिए। मतलब जो एक अच्छा जीवन बिताने के लिए उसके लिए परिस्थितियां होनी चाहिए, जैसे शिक्षा है, उनका नैतिक विकास है, स्वास्थ्य जैसी चीज़ें हैं जो आज के टाइम तो हम पढ़ते हैं, उस टाइम भी ये चीज़ें पढ़ाई करते थे, तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। नेक्स्ट वो देता है कि शासक को, सॉरी स्लाइड में बाहरी छात्र हो गया, बाहरी छात्र नहीं है, ये है बाहरी शासक लोगों से समाज की रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। स्लाइड में ये आपका छात्र लिखा है, इसकी जगह बाहरी राज्य या बाहरी राजाओं पढ़ना आप कुछ। नेक्स्ट वो काम कहता है कि राज्य काम है कानून का पालन करवाना, और कानून का जो पालन करता है अच्छे से उसको पुरस्कार देना, और जो नहीं देता है करता है उसको दंड देना। नेक्स्ट जो कार्य बताता है कि जनसंख्या पर कंट्रोल करना, जो सड़क मार्ग होते हैं उनको व्यापारियों और लोगों के लिए सुरक्षित रखना, डाकुओं से उपद्रव से मुक्त रखना, और एक मुद्रा पद्धति भी चलानी चाहिए जिससे कि व्यापार वाणिज्य आसानी से हो। भार और माप तोल की एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि बेईमानी ना हो राज्य में, और गरीब लोगों के भरण पोषण की व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं तो एक्विनास ने एक सुव्यवस्थित राजनीतिक जीवन को मानव जीवन के सुख और कल्याण की दृष्टि में बहुत बड़ा सहायक माना है और एक तरीके से कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है। नेक्स्ट जो हम उसका देखेंगे राजनीतिक विचार में, सिद्धांत में, कि उसने सरकार के रूप के बारे में भी अपने विचार दिए हैं और उसने शासन के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण किया है। और अरस्तु की भांति ही वे सर्वहितकारी शासन प्रणाली को अच्छी और न्यायपूर्ण और केवल शासक का हित साधने वाली शासन प्रणालियों को निकृष्ट बताता है, कि जो ओनली राजा का हित देखती है वो निकृष्ट है, और जो अच्छी और न्यायपूर्ण शासन प्रणाली होती है वही सर्वहितकारी शासन प्रणाली होती है। उसने राज्यों को सरकार को कई भागों में बांटा, वर्गीकरण किया गया, जैसे राजतंत्र, अभिजात्य तंत्र, निरंकुश तंत्र, सामंत तंत्र, मध्यवर्गीय जनतंत्र, लोकतंत्र। इन रूपों में उसने सरकार का वर्गीकरण किया। जब बात आती है कि राजतंत्र और जनतंत्र में कौन सा शासन अच्छा है, तो उसका एक फिक्स नहीं था कि ये अच्छा है। वो दोनों चीज़ों में कुछ चीज़ों को बताता है। फिर भी उसने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है, और वो कहता है कि एकता ही समाज का मुख्य ध्येय है, एकता ही समाज का मुख्य ध्येय होना चाहिए। तो सरकार के संगठन में एकता लाने के लिए शासन की बागडोर भी एक ही व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, और एक व्यक्ति के हाथ में होगी तो वो कौन होगा, राजतंत्र होगा। जहाँ शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है वो राजतंत्र होता है। इसको वो एक उदाहरण से बताता है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर पर हृदय शासन करता है, उसी प्रकार समाज में एकता लाने के लिए राजा को शासन करना चाहिए। तो उचित क्या है कि एक ही व्यक्ति का शासन हो जिससे समाज में एकता स्थापित हो सके। और राजतंत्र में वो क्या कहता है कि इसमें शांति होगी, सुव्यवस्था और समन्वय भली भांति स्थापित किया जा सकता है। ये सब विचार उसने उस काल की, अगर हम देखें मध्यकाल में अराजक और अशांति राजनीतिक परिस्थितियों में अगर शांति का कोई काम कर सकता था तो वो अकेला शक्तिशाली राजा ही कर सकता था। इसलिए उसने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ बताना स्वाभाविक था उस काल की परिस्थिति को देखते हुए। फिर भी एक्विनास ने राजा की असीमित शक्ति देने की बात नहीं कही कि उस पर कुछ अंकुश होना चाहिए, वो चाहे धर्म का हो, नीति का हो, किसी का भी हो, परंतु उसने राजा को मुक्त शक्ति का यूज करने का समर्थन नहीं किया था।
नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि उसने राज सत्ता और धर्म सत्ता के बीच जो मध्यकाल का एक मुख्य समस्या थी कि दोनों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, राज सत्ता और धर्म सत्ता के बीच आपस का रिलेशन कैसा होना चाहिए, को रिलेशन दोनों के बीच कैसा होना चाहिए, इसका भी उसने सिद्धांत दिया था। 2 नंबर या 5 नंबर में आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो एक्विनास ने क्या किया, दोनों के बीच समन्वय और सहयोग स्थापित करने का प्रयत्न किया। जैसे कि उसकी शैली समन्वयात्मक और सहयोगात्मक थी, सहयोगात्मक थी, तो उसने उसके बीच समन्वय स्थापित करने का प्रश्न किया। तो जो दोनों के बीच समन्वय कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उसने बताया कि अगर समन्वय होना तो चाहिए, परंतु इसके लिए संबंध कैसा होना चाहिए दोनों के बीच। तो एक्विनास कहता है, एक उदाहरण देके बताता है कि मनुष्य के जीवन के 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है सांसारिक सुख की प्राप्ति करना, एक तो होता है सांसारिक सुख की प्राप्ति करना, और दूसरा होता है आत्मिक सुख की, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति करना। और दोनों के लिए 2 सत्ताएं हैं, सांसारिक सुख के लिए राज्य और आध्यात्मिक सुख के लिए कौन होगा, पोप या चर्च। तो दोनों सत्ताएं एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर क्यों है, अलग अलग नहीं है, समानांतर क्यों, क्योंकि व्यक्ति एक ही है, मनुष्य है, और उसके उद्देश्य दोनों अलग अलग है। तो एक व्यक्ति के दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर दोनों सत्ताएं आपस में संघर्षरत होगी तो व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों को आपस में सहयोग करना चाहिए। तो एक ही व्यक्ति नागरिक भी है एक साथ, और एक साथ वो क्या कहता है, ईसाई धर्म का अनुयायी भी है। तो उसका जीवन 2 ऐसे शासकों के अधीन नहीं होना चाहिए जो परस्पर आपस में संघर्ष करके ही मर मिट जाए। इसलिए ज़रूरी है कि राज्य और चर्च परस्पर संघर्ष न करके एक दूसरे के साथ निश्चित संबंध स्थापित करे और व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित और अच्छा बनाए। और मानव जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य बताया था एक्विनास ने, वो बताया था कि मुक्ति प्राप्त करना है। मुक्ति, मोक्ष, जो भारतीय दर्शन में उसे आप हम मोक्ष बोलते हैं, मुक्ति प्राप्त करना है। तो कहता है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए राजा का कर्तव्य है, राज्य का, कि वो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करे जिसमें रहकर वे सद्गुणों का विकास कर सके और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सके। और मोक्ष के लिए क्या होना चाहिए, आत्मशुद्धि का, मनुष्य का अंदर से शुद्ध होना, आत्मा का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। और ये कार्य कौन करेगा, चर्च। तो दोनों काम कर रहे हैं, परिस्थितियाँ उत्पन्न करवा रहा है राज्य और आत्मा को शुद्धि का काम कर रहा है चर्च। तो उसने एक्विनास ने बोला कि भौतिक उद्देश्य को आध्यात्मिक उद्देश्य का एक साधन मात्र है। मनुष्य का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। तो भौतिक उद्देश्य तो एक साधन मात्र है जो परिस्थिति उत्पन्न कराती है। आध्यात्मिक उद्देश्य में तो एक्विनास कहता है कि राज्य धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक चर्च का साधन है। यहाँ पर वो चर्च को राज्य के ऊपर स्थापित कर देता है। इसलिए राज्य को चाहिए कि वे चर्च के अधीन रहते हुए अपना योगदान संपन्न करें। तो एक्विनास राज्य को और चर्च को अलग नहीं कर पाया, और राज्य की जो बात मैकियावली ने कही थी संप्रभुता की, सीमित संप्रभुता की, वो एक्विनास नहीं कर पाया। वो जो आगे जाके मैकियावली करेगा। तो वो पोप को अधिकार ज़्यादा देता है कि पोप अगर धर्म सत्ता की अगर राजा उपेक्षा करे तो राजाओं को अपने पद से हटा सकता है। और इस प्रकार मध्य युग का विचारक था तो धर्म का प्रभाव तो रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ रिलीजन डोमिनेट करेगा। तो इस प्रकार ये उसका राज सत्ता और धर्म सत्ता के बीच का संबंध था। तो निष्कर्ष रूप में यही है कि वो मुख्य रूप से दोनों को अलग नहीं कर पाया और दोनों को साथ परस्पर सहयोग करके काम करे, परंतु अंतिम रूप से उसने राज्य को धर्म के अधीन कर दिया था। तो ये मध्य युग का विचार कहलाया। नेक्स्ट उसके जो संपत्ति के संबंध में विचार है वो है कि संपत्ति के संबंध में उसने अरस्तु के जैसे ही व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किया था कि मानव जीवन के लिए संपत्ति आवश्यक होता है, मानव के व्यक्तित्व विकास के लिए संपत्ति जरूरी है, आवश्यक है। लेकिन वो एक मध्य युग का विचारक था, तो अपने धार्मिक प्रभाव के कारण संपत्ति के संबंध में उसके विचार थोड़े दुविधाग्रस्त है। एक तरफ तो वो कहता है व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन कर रहा है, परंतु दूसरी तरफ वो मध्य युग का विचार होने के कारण ईसाईयत के इस सिद्धांत से और पादरियों के इस सिद्धांत से सहमत है
कि संपत्ति पर चर्च और पोप का अधिकार ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि पोप के अधिकार में रहने से संपत्ति का स्वरूप इतना निकृष्ट नहीं होगा जो व्यक्ति के कंट्रोल में रहने से होता है। क्योंकि पोप के अधिकार में जो रहने वाली संपत्ति है उसका यूज गरीब लोगों के कल्याण के लिए किया जा सकता है और वो धार्मिक नियमों के अनुसार होगा, धार्मिक नियमों के अनुसार होगा। नेक्स्ट वो कहता है कि संपत्ति अपने आप में एक बुराई का या पाप का मुख्य कारण तो है ही संपत्ति, परंतु अगर उस पर धर्म की छाप लग जाती है तो वो उसकी संपत्ति की बुराइयों के दोष नष्ट हो जाते हैं। तो एक तरीके से ईसाईयत का प्रभाव उस पर था, अपने आप को आधुनिक युग के विचार के रूप में स्थापित नहीं कर पाया। तो ये संपत्ति संबंधी उसके विचार थे टॉमस एक्विनास के। नेक्स्ट क्लास में हम उसके एक्विनास के कानून के संबंध में विचार पढ़ेंगे और एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है इस बारे में विचार जानेंगे।